हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सीरीज़। तो आज इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसके पहले हमने 2 पार्ट देख लिए हैं, 20 क्वेश्चन उसमें हमने डिटेल में देख लिया है। और ये सीरीज़ आपको हर एक स्तर के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू स्टेट लेजिस्लेचर। क्या मतलब है? आपको राज्य विधानमंडल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाइल पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओवरराइड द अमेंडमेंट्स मेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब क्या है? विधानसभा एक साधारण विधेयक पारित करते समय विधान परिषद द्वारा किए गए संशोधनों की अवहेलना कर सकती है। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड है, अ बिल रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन एंड्स एंड बिकम एंड्स। ठीक है, या फिर डेड। तो अब इसमें देखिए राइट स्टेटमेंट चूज करना है। दूसरे स्टेटमेंट का क्या मतलब है? विधानसभा द्वारा अस्वीकार किया गया विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में राइट ऑप्शन चूज कीजिए। और देखिए, आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन अटेंड करते समय पेज पे नंबरिंग कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे जो भी ऑप्शन आप ट्रिक करते हैं सेम थिंग आपको कमेंट सेक्शन में पुट करना है। इससे ये होगा कि आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर हम राइट स्टेटमेंट की बात करें तो राइट स्टेटमेंट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट स्टेटमेंट बोथ होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे बताइए कैसे? भाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें क्या है? अगर देखिए क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाइल पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, देखिए विधानसभा क्या होता है, जैसे मान लीजिए विधानसभा ने कोई बिल लाया, ठीक है, और उस पर अगर विधान परिषद ने अपनी असहमति जताई, ठीक है, तो उसको दोबारा से अगर विधानसभा पास करता है उसी पुनः जो भी प्रावधान थे पहले उसी के हिसाब से। ठीक है, तो जो भी विधान परिषद अपने नए अमेंडमेंट लाए हैं उसको मतलब अवॉइड मान लिया जाता है। ठीक है, और उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो भी वो बिल पास हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ओवरराइड कर देता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के थ्रू किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसलिए ये सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम बात करें, अ बिल रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन एंड्स एंड बिकम्स डेड। ठीक है, ये भी सही है। देखिए, गतिरोध को हल करने के लिए जो विधेयक को क्या किया जाता है, दूसरी बार पारित करने की क्रियाविधि केवल विधानसभा में पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक पर लागू होती है। ठीक है, अगर इस पे विधेयक जो विधान परिषद में पुनः स्थापित हुआ है और विधानसभा को भेजा गया है, ठीक है, तथा उसके द्वारा अगर अस्वीकार कर दिया जाता है उस विधेयक को, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है, इसका उद्देश्य भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, इसको जूम आउट करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। अब इसको पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मेड रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो नीचे दिए गए हैं, जैसे सरकारिया कमीशन है, फिर MM पुंछी कमीशन है, राजमन्नार कमेटी है, इसमें से कौन कौन सी कमेटी है जो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके संदर्भ में बात करती हैं? बताइए। सरकारिया कमीशन, MM पंछी कमीशन, राजमन्नार कमेटी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। देखिए दोस्तों, इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा थोड़ा सा इसकी डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है, अब डिटेल में बात हम क्या करें, अगर देखा जाए सरकारिया कमीशन का, ठीक है, तो इसमें जो न्यायमूर्ति थे जिनका नाम सरकारिया था, ठीक है, तो हम सबसे पहले सरकारिया कमीशन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद पंछी कमीशन, जिससे क्या होगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमको पता चलेगी। ठीक है, तो इसमें न्यायमूर्ति RS सरकारिया ने, ठीक है, 1983 में क्या किया था, उनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, वो क्या थे, न्यायमूर्ति थे। ठीक है, और इनके द्वारा क्या हुआ, सहकारी जो संघवाद है उस पर बल दिया गया। किस पे? सहकारी संघवाद पर बल किसने दिया था? तो आपको ये भी ध्यान रहे, सरकारिया कमीशन ने। ठीक है, और जो सरकारियाँ हैं वो कौन है? RS सरकारिया। ठीक है, जो एक जज हैं। ठीक है,
और इन्होंने सहकारी संघवाद पर बल दिया। और इसमें क्या कहा कि सरकार जो भी मतलब सहकारी कार्रवाई के लिए संघवाद एक स्थिर संस्थागत अवधारणा की तुलना में क्या है, एक कार्यात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, जो सहकारी कार्यवाही है उसके लिए जो संघवाद है वो एक स्थिर संस्थागत अवधारणा की तुलना में एक फंक्शनल यूनिट है, एक फंक्शनल सिस्टम है, यानी कि एक कार्यात्मक व्यवस्था है। ये सरकारी कमीशन ने बोला था। ठीक है, और इनसे जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन, साथ ही उन्होंने एक तर्क और दिया था कि सशक्त केंद्र का तात्पर्य शक्तियों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, सशक्त केंद्र का मतलब जैसे अगर शक्तियों का संकेंद्रण हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जैसे बहुत सारा लोड पड़ेगा सरकार के ऊपर, है ना, जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स पे अगर उसको निर्णय लेना है, बहुत सारे कोई इश्यूज हैं। ठीक है, तो क्या होगा, केंद्र के ऊपर बहुत सारा बर्डन आएगा। ठीक है, इसलिए संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी बात पे डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, उस पर अगर निर्णय लेना है तो उसमें क्या होगी, या तो देरी होगी या तो सही से निर्णय लेने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर सेंट्रल ही केवल सब कुछ सारी जिम्मेदारी निभाएगा तो उसमें क्या होगा, कार्यभार बढ़ता जाएगा, है ना। जब कार्यभार बढ़ेगा तो फिर क्या होगा बताइए, तो फिर जो हम डिसीजन लेंगे जल्दी जल्दी लेंगे, विचार करने का टाइम नहीं रहेगा। और पर्टिकुलरली किसी स्टेट के विषय में अगर सेंटर डिसीजन ले रही है तो जाहिर सी बात है मिस्टेक होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक स्टेट की विशेषता उस स्टेट के जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है ना, वो सब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही अपना रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन ने रखा था और 1983 के आसपास की ये बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पंछी कमीशन के ऊपर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था। अब देखिए इसका गठन कब हुआ था, सबसे पहले 2007 में। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए कि इसने अपना मतलब जो भी होता है ना रिकमेंडेशन का प्रस्तुत करना, गठन 2007 में, रिकमेंडेशन अपना 2010 में, ठीक है, 2010 में प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश रिकमेंडेशंस थी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहला क्या था, जो भी जैसे आप कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं जिसको हिंदी में हम समवर्ती सूची के विषय बोलते हैं। ठीक है, इस पे कानून बनाने के लिए क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बात हो रही है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया जाता है ना। तो अब यहाँ पे पंछी कमीशन ने क्या कहा कि अगर आपको संघ और यूनियन को, ठीक है, क्या करना चाहिए, अगर किसी बात पे हर्डल है, समवर्ती सूची के विषय पे दोनों को कानून बनाने का या फिर उसको रेगुलेट करने का अधिकार है। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद का, ठीक है, सहायता लेना चाहिए। ठीक है, या फिर उसको इन्वॉल्व करना चाहिए और उससे एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, ये बात कहा था पंछी कमीशन ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनका रिकमेंडेशन हो गया। दूसरा रिकमेंडेशन क्या था, जो भी राज्य के विधेयक होते हैं, ठीक है, अगर उनका संबंध देखें हम तो किससे होता है, जो भी राज्यों के विधेयक होते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है, राष्ट्रपति का कंसेंट चाहिए होता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, पॉकेट वीटो यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने अपना एक रिकमेंडेशन दिया था कि इसमें राष्ट्रपति अपना पॉकेट वीटो यूज ना करें। ठीक है, और इस पे 6 माह तक इसको अपने पास रख सकते हैं विचाराधीन। ठीक है, लेकिन पॉकेट वीटो इस पे रख के उस मतलब जो भी विधायिका के अंतर्गत दिया गया बिल है उसको लैप्स ना होने दें। ठीक है, ये इनका सेकेंड रिकमेंडेशन था। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड अगर इसमें देखें, जो संघ की संधि करने की जो शक्तियों को क्या करना चाहिए, जो संघ यूनियन है उसकी क्या है, संघ की जो संधि करने की शक्तियां हैं उसको क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, विनियमित किया जाना चाहिए और राज्य को उन संधियों में जहां राज्यों के हित शामिल हैं अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करनी चाहिए, भागीदारी वहां पे किसको, राज्य को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद एक अनुशंसा और इनकी थी, एक और बात रिकमेंड किया था, जो राज्यपाल को, ठीक है, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए जो स्पष्ट दिशा निर्देश है, ठीक है, वो प्राप्त करने चाहिए ताकि वह इस संदर्भ में अपना जो होता है ना डिस्क्रिशन यूज़ करते हैं, डिस्क्रिशन पावर, विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग ना करें। इसलिए राज्यपाल को क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री की नियुक्तियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, तो
ये बात पंछी कमीशन ने या फिर पुंछी कमीशन ने दिया था। ठीक है, ये रिकमेंडेशन भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजमन्नार कमेटी ने किस विषय पे बात की थी। इसका गठन सबसे पहले जान लीजिए 1969 में हुआ था। ठीक है, राजमन्नार कमेटी का गठन 1969 में हुआ था। ठीक है, और इसने सबसे पहले बात करी थी, जैसे हमने देखा था ना 263 में क्या था, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, तो इसने अंतर्राज्यीय परिषद के तत्काल गठन का आह्वान किया था कब, 1969 में। और इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशन और भी दिया था, उसको हम जान लेते हैं। उसमें पहला क्या है, कोई निर्णय यदि एक या एक से अधिक राज्यों के हित को अगर प्रभावित कर सकता है तो केंद्र सरकार को ऐसा निर्णय अंतर्राज्यीय परिषद के परामर्श के बिना नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद में कौन कौन होते हैं वो बाद में देखेंगे, कहाँ कहाँ से सदस्य होते हैं। एक बात जान लीजिए कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक विधेयक को संसद में पुनः स्थापित किए जाने से पूर्व अंतर्राज्यीय परिषद को भी भेजा जाना चाहिए उस विधेयक को। ठीक है, तो ये भी बात कहा किसने, राजमन्नार कमेटी ने। उसके बाद तीसरा रिकमेंडेशन क्या है, जैसे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्यों में जो कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से टूटने के मामले में ही इसको आरोपित करना चाहिए। जब राज्य में ऐसा ना हो कि छोटी सी बात हुई और 356 के अंतर्गत जाके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से अगर टूटने की स्थिति में दुर्लभ मामले हों तभी 356 का प्रयोग किसी राज्य के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन थे किसके, राजमन्नार कमेटी के। और इस तरह से इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से। ओके, इसमें देखिए रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ नॉर्थ स्ट्रीम 2। ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो बड़ा न्यूज़ में था, आपको पता होगा, ये क्वेश्चन ईजी है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रन्स बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर का रसिया यूक्रेन से रिलेटेड मैटर है। ठीक है, अब इसको डील कीजिए। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन चाइना और जर्मनी के बीच में, रसिया टू जर्मनी, रसिया टू यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी टू फ्रांस। इसमें जो स्टेटमेंट सेकेंड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर देखें नॉर्थ स्ट्रीम 2 क्या है, एक नेचुरल गैस होता है ना, तो नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ठीक है, और ये रसिया से जर्मनी को, मतलब अगर देखा जाए रसिया और जर्मनी को कनेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसकी अगर हम गहराई की बात करें तो जो आपका बाल्टिक सी है ना, उससे 12 मतलब इज इट आई एम राइट, वही है ना, हाँ हाँ वही है बिल्कुल, जी जी मैं सही था मुझे थोड़ा सा खुद के ऊपर संदेह हो गया कि क्या ये वो नहीं है क्या। तो जी बिल्कुल, तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है रसिया जर्मनी के बीच में जो पाइपलाइन है। ठीक है, अगर बाल्टिक सागर के नीचे देखें तो ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ठीक है, तो नॉर्थ स्ट्रीम की लेंथ अगर एग्जाम में आए तो 1200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और इस पे ये न्यूज में किया क्यों थी, ये सेंट पीटर्सबर्ग मतलब जो रसिया के पास में है, जो रसिया का एक कोस्ट है। ठीक है, अभी हम देख लेंगे। ठीक है, उसको इमेज के थ्रू भी देख लेंगे। तो इसमें सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक क्या है, रूस का एक तट है, वहाँ से जर्मनी के लुब्मीन तक, कहाँ से, मैं यहाँ पे उसको डिनोट करता हूँ, कहाँ से, सेंट पीटरबर्ग। ठीक है, सेंट पीटरबर्ग से लेके रसिया के सॉरी जर्मनी के लुब्मीन तक। ठीक है, ये एग्ज़ाम में अगर स्टेटमेंट आए इसका एक्सपांसन कहाँ से कहाँ तक है, तो सेंट पीटरबर्ग से जर्मनी के लुब्मीन तक क्या है, इसका एक्सपांसन किया जाना था। और इसकी लेंथ कितनी है, 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें तो एक अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है एक, ये तो हमने पहले ही बात किया था नेचुरल गैस पाइपलाइन का। ठीक है, और इसमें आगे चढ़ के बात करें कि ये क्यों न्यूज़ में आया। देखिए जो रसिया यूक्रेन वार आया है, ठीक है, जब से हो रहा है रसिया यूक्रेन वार, तो उसमें जो अमेरिका है और जो भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कुछ देश जैसे यूक्रेन हुए, और उसके बाद अगर ईस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्री, सेंट्रल यूरोप के कुछ कंट्री क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, किसका, रसिया हमारे वहाँ क्या कर रही है,
भाई नेचुरल गैस पाइपलाइन मतलब विस्तारित कर देगी, उसके बाद जाहिर सी बात है अगर गैस सप्लाई करेगी तो उसकी इकोनॉमी तो बूस्ट होगी ही होगी, और जिससे क्या होगा, रसिया यूक्रेन वॉर और अधिक प्रभावित होगा और रसिया को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए भी इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, मना किया जा रहा है और इसका विरोध किया जा रहा है। तो इतना याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन इतना ही, इतने तक में सीमित रहेगा, इससे आगे जानने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उनको विचार करना है कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। पहला है ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। उसके बाद दूसरा क्या है, ओनली यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज एज अ प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर, तो चार्ज एज ए प्रेसिडेंट लेते हैं क्या वाइस प्रेसिडेंट, थोड़ा सा दोनों स्टेटमेंट हास है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए क्या स्टेटमेंट में मिस्टेक है क्या नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये मतलब सही है क्या, ओनली यहाँ पे जुड़ा है, क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वो उल्लंघन करते हैं तभी वो इम्पीच किए जा सकते हैं क्या, हाँ हाँ सॉरी इम्पीच करना अलग बात होता है, ठीक है, और हटा देना या फिर पद मुक्ति होना वो अलग बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट हास है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है, वो इसमें कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के बाद वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, ये गलत है। वो क्या करते हैं, ठीक है, ये प्रावधान तो यूएसए का है, ये प्रावधान यूएसए का है, लेकिन अपने भारत में क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट का जो कार्यभार है उसको संभालते हैं, ठीक है, ना कि वो एज ए प्रेसिडेंट कार्य करते हैं, और ये तब तक केवल करते हैं 6 महीने के अंदर, ठीक है, जब तक का नया चुनाव नहीं हो जाता, ठीक है। विदिन 6 मंथ तक ये क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं संविधान में तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड अगर अनुच्छेद की बात करें तो वो 56(1)(b है, ठीक है। 56(1)(b के अंतर्गत प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस इंक्लूडेड है। अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग का जो प्रावधान है संविधान में कहाँ से लिया गया, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ अपने वहाँ बारो किया गया है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर इम्पीचमेंट के प्रोसेस में बात करें तो क्या होता है इसका प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा इस बात को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जान लेना। इम्पीचमेंट के लिए क्या होना चाहिए, ग्राउंड जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, ओनली यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हास लग रहा है, स्टिल आई एम कन्फ्यूज्ड हियर कि यहाँ पे ओनली क्यों, ठीक है। अगर इनकैपेसिटी की भी बात होती है, ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ ऑफिस की भी जब बात होती है, ठीक है, ऐसे मैटर में भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, ना कि ओनली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा एक बारी और कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके बताइएगा क्या मैं सही था, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है जैसे मान लीजिए ये केवल लोकसभा राज्यसभा मतलब सॉरी अगर हम बात करें इम्पीचमेंट का तो केवल लोकसभा और राज्यसभा में भी इसको लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें केवल लोकसभा की अगर ऑप्शन आए तो उसको काटिएगा, ठीक है। ये लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी स्टार्ट हो सकता है, उसमें उस मतलब जो भी मेंबर होंगे, ठीक है, उनके 1/4 जैसे मेंबर जो होते हैं ना, लोकसभा मान लीजिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, ठीक है। अब या तो यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है या तो यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, दोनों जगह पे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड प्रोविजन या फिर प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब 1/4 मेंबर क्या करते हैं, उस पर साइन करते हैं, जो भी प्रपोजल तैयार किया जाता है इनको इम्पीच करने के लिए उन पे 1/4 मेंबर क्या करते हैं, साइन करते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, रन होता है कहाँ पे, लोकसभा में। अगर इस पे 2/3 बहुमत से इसको पास कर दिया जाता है तो फिर से इसको विचार करने के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अगर राज्यसभा इस पे 2/3 बहुमत से पास कर देती है इस चीज़ को, ठीक है, और ये स्टार्ट होने से पहले प्रायर 14 दिन पहले
क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जो भी हैं प्रेसिडेंट, हम आपके अगेंस्ट महाभियोग ला रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर कुछ अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो ठीक है, विद इन 14 डेज रख लीजिए। उसके बाद अगर राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से उसको पास कर देती है तो प्रेसिडेंट का क्या हो जाता है, इम्पीचमेंट हो जाता है और वो अपना पद त्याग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखिए क्या है। विथ रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री के रेस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पे विचार करना है, ठीक है। तो पहला है ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर, मतलब वो अपना जो भी पद सत्ता संभालते हैं वो गवर्नर के या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। सेकेंड है ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम, मतलब उनको गवर्नर के द्वारा, ठीक है, किसी भी समय डिसमिस किया जा सकता है उनके पोस्ट से। तीसरा है ही कैन बी रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, कौन, चीफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके डिसोल्यूशन के लिए, उसकी समाप्ति के लिए, विघटन के लिए वो गवर्नर को कभी भी क्या कर सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि सरकार लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप बताइए चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोस्तों। इसमें देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो 100% करेक्ट है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत अपने पोस्ट पे होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर देखें फर्स्ट तो करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट हास्ट है, ठीक है। ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम, बिल्कुल नहीं। जब क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बहुमत खो देगा, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, तो उस समय मतलब गवर्नर का अधिकार होता है, ठीक है, उनका डिस्क्रिशन होता है, वो क्या कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को उनके पद से उनको मुक्त कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अब अपना पद त्याग कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर 2 इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। अब बचा केवल स्टेटमेंट सी, ठीक है। अब सॉरी स्टेटमेंट 1 एंड 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी केवल बचा। इसमें देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ही कैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू दी गवर्नर एट एनी टाइम, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए गवर्नर के सामने, ठीक है, कभी भी क्या कर सकते हैं, उनसे अनुशंसा रख सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि सरकार अब आप लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीफ मिनिस्टर का ओन कंसेंट होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट आप देखेंगे तो 1 एंड 3 करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। होप कि आपको एक्सप्लेनेशन, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल, सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। वैसे ये विजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ का है, ठीक है। तो विजन आईएएस पे विजिट भी कर सकते हैं आप, वहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे एक्सप्लेन करने वाले नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे सॉरी, वहाँ पे तो और भी अच्छे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, होप कि आपको अच्छा लगेगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। विथ रेफरेंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इलेक्शन कमीशन जो क्या है, नेशनल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, ठीक है, वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके पहले मैं फ़ैन चला लूँ, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। ओके, कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा नॉइज़ होगा लेकिन कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, इसमें स्टेटमेंट अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी रिकॉग्नाइजेशन है, जो भी पहचान है, अगर इलेक्शन कमीशन करता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट है। इसमें देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेज पार्टी एज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है बताइए। जैसे इलेक्शन कमीशन अगर किसी पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, तो फिर वो किसकी विशेषता क्या देखता है बताइए, वो क्या देखता है, वो देखता है कि आपने जो चुनाव हुआ है उसमें आपकी प्रदर्शन कैसी थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दी रिकॉग्निशन ग्रांटेड बाय इलेक्शन कमीशन टू पॉलिटिकल पार्टी
डिटरमाइंस देयर राइट टू सर्टेन प्रिविलेजेस इन इलेक्शन। मतलब क्या है, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दी गई जो मान्यता है वो निर्वाचनों में उनके कुछ विशेष अधिकारों को निर्धारित करती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ इलेक्शन कमीशन का क्या है, कुछ विशेषाधिकार हैं जो क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो डिटरमाइन करते हैं कि उनको क्या करना है, उनके लिए क्या होना है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन कमीशन के बीच में कहीं ना कहीं जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उसको डिफाइन कर रहे हैं दोनों स्टेटमेंट। तो बताइए करेक्ट क्या होगा। होप कि आपने चूज कर लिया होगा। इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, बताइए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है पार्टीज़ को कि वो नेशनल पार्टीज़ या स्टेट पार्टीज़ कब होंगी, जब उनका पोल परफॉर्मेंस देखेगा। ठीक है, तो अब देखिए नेशनल पार्टीज़ होने के लिए और स्टेट पार्टीज़ होने के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही जानिए कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है, पोल परफॉर्मेंस को। ठीक है, जितना वोट पड़ता है और उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है बताइए। जैसे आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, बताइए। जो भी सिंबल आपको, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको सिंबल का एलोकेशन या फिर बोल लें जो प्रतीक उनको दिया जाता है उसका आवंटन। ठीक है, राज्य जो भी मतलब टेलीविज़न वगैरह पर, रेडियो स्टेशन वगैरह पर जो भी प्रसारण होता है, ठीक है, और उसमें क्या करता है, जो मतदाता की सूची मतलब जो भी पहुंच होती है, इसमें डिसीजन कौन लेता है, इलेक्शन कमीशन लेता है ना। कि एक मतलब जो होता है ना, एक एग्जिट पोल होता है और एक क्या होता है बताइए। तो इन सारी चीज़ों पे समय का निर्धारण, ठीक है, किस पॉलिटी को कौन सा सिंबल मिलना है, कि कौन सा पार्टी अब स्टेट मतलब स्टेट लेवल की पार्टी का मतलब उपाधि प्राप्त कर सकती है। ठीक है, और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी की लिस्ट में अब आ सकती है, इस बात के लिए, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन के पास क्या है, प्रिविलेज है। ठीक है, इनका विशेषाधिकार है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इस तरह से दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो ध्यान से। ठीक है, दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के, वो किस किस के इनमें से दिए गए जो भी संस्थाएं हैं, जो भी कमीशन हैं, इसमें से किन के वो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो वन है स्टेटमेंट, वो नीति आयोग के, उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल के, उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, डी है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें राइट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों। ठीक है, तो नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है, तीनों के तीनों इस लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा और बात करेंगे, क्या नीति आयोग के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, अब नीति आयोग को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भारत का परिवर्तन संस्थान। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। अगर किसी से अचानक से पूछ लीजिए राष्ट्रीय भारत निर्वाचन संस्था क्या है, ठीक है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा इसको नीति आयोग है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। इसने किसको रिप्लेस किया था, उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा, किसको इसने रिप्लेस करके अपनी स्थान बनाई थी। ठीक है, और एक चीज़ और इसके विषय में जानिए कि इसको थिंक टैंक बोलते हैं, थिंक टैंक। ठीक है, ये इससे जुड़ी हुई विशेष जानकारी है। अब नीति आयोग में जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गया। ठीक है, और भी अन्य मेंबर इसमें होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप जान लीजिए। और एक चीज़ और, अगर कहीं आपको ऑप्शन में देखे कि यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो दोनों को खारिज कीजिएगा। यह क्या है, एक गैर संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, और इसको आप संविधानेतर निकाय भी बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक, ठीक है, सॉरी, गैर संवैधानिक, गैर संविधिक। ठीक है, ये दोनों प्रकार का संस्था है, और इसको क्या बोलते हैं, संविधानेतर निकाय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और, अगर इसमें हम मेंबर की बात करें, कौन कौन इसमें सम्मिलित होता है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान फरमाइए। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं,
चेयरमैन होते हैं, ठीक है, और जो भी प्राइम मिनिस्टर चूज किए जाते हैं वो डायरेक्टली इसके चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी कि सब चेयरमैन एंड फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। उसके बाद सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं। और देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री का तात्पर्य उन केंद्र शासित प्रदेशों से है जहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। और इसमें और कौन होता है, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, वहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नीति आयोग के रिस्पेक्ट में याद रखिएगा। तो इसमें नीति आयोग कंप्लीट होता है, थोड़ा सा ब्रीफली हमको जानना था, डिटेल में तो हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो डिटेल आप उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। फर्स्ट सेशन में जो फर्स्ट सेशन है, सॉरी फर्स्ट सीरीज़ है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है 50 क्वेश्चन का 4 घंटे का सेशन है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने से थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता है, इसलिए इस पर, ठीक है, इतना ही ध्यान देंगे। अब इंटर स्टेट काउंसिल को देखिए दोस्तों, क्या है इंटर स्टेट काउंसिल में अगर हम बात करें इसका गठन, ठीक है, तो इसका गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके भी जो प्राइम मिनिस्टर ही क्या होते हैं, चेयरपर्सन। अभी हमने देखा था चेयरमैन कौन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, उसका जो राजमन्नार कमेटी बार बार रिकमेंड कर रही थी ना कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में, सॉरी यूनियन और स्टेट के बीच में हर्डल होता है, या फिर किसी समवर्ती सूच के विषय पे कोई भी मतलब ऐसे कोई हर्डल स्टार्ट होता है, तो उस पर क्या करना चाहिए, उस पर किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल को, ठीक है। तो उसका एडवाइस लेना चाहिए, ऐसी बात राजमन्नार कमेटी कह रही थी। गठन कब हुआ था राजमन्नार कमेटी का, 1969 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और उसके बाद इसमें इंटर स्टेट काउंसिल की अगर बात ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका गठन की बात करें तो 1990 में, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखिए, ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 28 में, ठीक है, 28 में 1990 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। 28 में 1990 में इसका गठन क्यों हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। अब इंटर स्टेट काउंसिल 263, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, देखिए, अगर जैसे क्या होता है स्टेट और सॉरी दो स्टेट के बीच में क्या होता है, दो राज्यों के बीच में कभी कभी पानी से, जैसे रिवर से, मतलब जो वाटर होता है ना, उसका किसको कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कहाँ से बह रही है, ठीक है, उसके ऊपर जब विवाद खड़ा होता है या फिर दो स्टेट के बीच में ऐसे कोई मैटर हर्डल के रूप में आता है, ठीक है, तो ऐसे इंटर स्टेट काउंसिल उसमें क्या करती है, अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है। और इसका गठन हमने देख लिया। और इसका देखिए, इसका गठन कैसे किया गया था बताइए, ये क्या है, एक अगर इसकी बात करें, अगर अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इसका क्या है, एक संवैधानिक औचित्य है, ठीक है। अनुच्छेद 263 में अगर इसका चर्चा है तो ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ओके। और इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर इसकी जो स्ट्रक्चर, जैसे हमने नीति आयोग का स्ट्रक्चर देखा था, इसके ऊपर बात करें तो पीएम होते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है, इसके मेंबर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, ठीक है, अभी हमने बात किया था क्या, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, सीएम ऑफ दिल्ली एंड वेट पुदुचेरी, ठीक है। उसके बाद कौन होते हैं इसमें मेंबर, जैसे जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है उसके भी जो प्रशासक होते हैं, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल लीजिए, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बोल लीजिए, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है। और इसमें और कौन से होते हैं, देखिए, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जो राज्य हैं, जैसे जो यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, इस यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो राष्ट्रपति के थ्रू वहाँ पे रूल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और इसकी बात करें लेह लद्दाख की, तो यहाँ के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो भी इसके पार्ट होते हैं। अगर इसमें अन्य की बात करें, ठीक है, तो केंद्रीय परिषद और कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री, ठीक है, और उनका अगर देखें नॉमिनेशन कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि केंद्रीय परिषद की कैबिनेट के स्तर के 6 मंत्री, ठीक है,
जो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, किसमें, इंटर स्टेट काउंसिल में, ठीक है। और अगर अस्थाई आमंत्रित सदस्यों के रूप में बात करें तो कैबिनेट स्तर के 4 मंत्री भी इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इस तरह से इंटर स्टेट काउंसिल का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, आर्टिकल भी देखे, गठन भी देखा और कैसे गठन किया गया और इसका कार्य क्या है ये भी हमने जाना, ठीक है। तो इसी तरह से हम चलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के पास, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें तो ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता भी भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर में बात करें, ठीक है, कौन कौन होते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले तो आपने देख लिया पीएम होते ही होते हैं, ठीक है, पीएम प्लस अब कौन होते हैं, अगर परिषद के सदस्यों में कैबिनेट स्तर के देखें तो मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिस्टर कैबिनेट लेवल, ठीक है, कैब लेवल, ठीक है। प्लस कौन होते हैं, जो मिनिस्टर और कौन होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम ऑफ स्टेट, ठीक है। और कौन होते हैं बताइए, इसमें और कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक नेता है, ठीक है, वो भी होता है, पॉलिटिकल लीडर अगर वहाँ पे कोई है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर। उसके बाद विश्वविद्यालय जैसे होता है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं, यूजीए के अध्यक्ष, ठीक है, यूजीए के जो क्या होते हैं, चेयरमैन, ठीक है, वो भी इसके मेंबर होते हैं। और कौन होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिलेगा। जो अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, ठीक है, उसके जो कमिश्नर होते हैं, ठीक है, तो कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, जो कमीशन होता है इसके जो कमिश्नर होते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। और इसमें और भी लोग होते हैं, ठीक है, जैसे उद्योग व्यवसाय और ट्रेड यूनियनों के जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। कौन बताइए, उद्योग व्यवसाय और ट्रेड यूनियन के जो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। और परिषद का जो मुख्य कार्य वो क्या करना है, राष्ट्रीय एकता की जो समस्या है, ठीक है, इसके सभी पहलुओं को क्या करना है, संदर्भित करना है, जांच करना है और उसके निपटने के लिए सजेशन तैयार करना है, ठीक है, सुझाव देना है। तो ये काम होता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का। अब इसमें हम बढ़ेंगे आगे, एक बारी देख लीजिए फिर से मेंबर पीएम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद करें किसका, कैबिनेट स्तर के कुछ मंत्री होते हैं, सीएम होते हैं सारे स्टेट के। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अलग से, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके चेयरमैन। उसके बाद जो कमिश्नर होते हैं क्या, SC ST कमीशन के। उसके बाद हमने देखा जो ट्रेड एंड कॉमर्स और ट्रेड यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं इसके मेंबर। कार्य भी हमने देखा क्या है, परिषद का जो प्रमुख कार्य है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, राष्ट्रीय एकता की समस्या का इसके सभी पहलुओं को संदर्भित करना, उस पर चर्चा करना और उसमें सॉरी उससे निपटने के लिए क्या करना, आवश्यक सुझाव देना, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम 28, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैबिनेट कमेटी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैबिनेट कमिटीज़ के रिगार्डिंग आपको दिए गए स्टेटमेंट पे विचार करना है, ठीक है। अगर आपको कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में पता होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नील बटे सन्नाटा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। दूसरा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का क्या मतलब है बताइए, थोड़ा विचार कीजिए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ये संविधानेतर निकाय होते हैं, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, ठीक है, जो इसके क्या होते हैं, मतलब ये जो निकाय होती है, कैबिनेट कमिटी जो होती है, इसके बारे में। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कैबिनेट कमिटीज़ आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो क्या ये सही है, ऑल कैबिनेट कमिटीज़ किसके द्वारा हेड की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो सभी मंत्रिमंडल जो समितियां हैं वो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बताइए, सोचिए ज़रा, इसमें क्या ही करेक्ट हो सकता है। इसमें देखिए जो स्टेटमेंट 1 है केवल वही करेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं, ठीक है, या फिर संवैधानेतर निकाय होते हैं। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, बहुत सारी ऐसी
क्या है, कैबिनेट कमिटीज़ हैं जिसके हेड या फिर जिनके चेयरपर्सन चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन सही होगा। अगर हम इन समितियों के ऊपर बात करें तो इसमें अध्यक्ष आमतौर पर तो आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, जैसे अन्य मंत्री, विशेष रूप से अगर बात करें होम मिनिस्ट्री, ठीक है, वो भी कैबिनेट कमेटी ही है, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री और फिर जो फिनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, इनके अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है बताइए? अन्य मंत्री कार्य करते हैं, है ना। और इसमें और भी आगे बात करें, ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन होते हैं? किसी समिति का अगर सदस्य हैं तो वह हमेशा उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रहे। तो आप अन्य मंत्रियों में अन्य मंत्रालय देखा, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है, तो उसमें अन्य मंत्री काम करते हैं। जैसे अभी गृह मंत्री कौन है बताइए? उनके बारे में तो पता ही होगा, जान दे देंगे, है ना। उनका स्टेटमेंट बड़ा मीन्स में यूज़ किया गया, इसके लिए तो हम जान दे देंगे, है ना। और वित्त मंत्री की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, बजट आया होगा, है ना। जो पहले हमारी डिफेंस मिनिस्टर थी वो अभी इस समय क्या है? फिनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो ध्यान में रहे और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसका उद्देश्य भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे, ठीक है, आगे के प्रावधान। तो आगे के प्रावधान में आगे के क्वेश्चन होंगे। ओके, क्वेश्चन बड़ा है तो इसको देखिए क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इकॉनमी, ठीक है, अब आपको ग्लोबल इकॉनमी के संदर्भ में बात करनी है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको स्विफ्ट के बारे में, ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, उन पे विचार करना है, ठीक है। मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ग्लोबल इकॉनमी के संदर्भ में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो स्विफ्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत लोगों की ब्लैक मनी पड़ी हुई है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस पर विचार कीजिए, है ना। देखेंगे जो बड़े नेता होते हैं उनका स्विफ्ट बैंक में ही मिलता है, जो काला बाजारी होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या है। इट ऑपरेट्स एज अ मिडल मैन टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स बाई प्रोवाइडिंग सिक्योर फिनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है? यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करने के लिए क्या करता है? लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट ऑपरेट्स एज ए कोऑर्डिनेशन सेंटर एक्चुअली मूविंग मनी अक्रॉस द कंट्री। यह देशों के बीच वास्तविक रूप से धन का हस्तांतरण करने वाले एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ वर्ल्ड बैंक लीड ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग टू सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन फिनेंशियल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है? यह विश्व बैंक के नेतृत्व वाला एक संगठन है जो वित्तीय संचार में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करने में मदद करता है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट अगर डी देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है? वेट अ व्हाइल, इसमें क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ द एग्रीमेंट बाय द बेसल कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन which focuses on the risk to banks, the financial and risk to bank and the financial system, ठीक है। इसका क्या मतलब है? यह बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बेसल समिति द्वारा किए गए समझौते का क्या है? एक समुच्चय है, ठीक है, जिसको हम सेट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? जो बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिमों पर केंद्रित है, ठीक है। तो इसमें से आपको राइट स्टेटमेंट चूज करना है स्विफ्ट बैंक से रिलेटेड। तो होप कि आपने चूज कर लिया होगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो स्विफ्ट के विषय में केवल स्टेटमेंट 1 जो है वो प्रॉपर इसको डिफाइन करती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इट ऑपरेट्स एज अ मिडल मैन टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर फिनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसके लिए करेक्ट है। मतलब स्विफ्ट बैंक क्या करता है? स्विफ्ट बैंक क्या करता है? यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करने के लिए लेन देन की जानकारी को क्या करता है? सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। अब स्विफ्ट बैंक सामने आया है
तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे के रूप में, और जो स्विफ्ट है, ठीक है, उसका क्या किया है, प्रयोग करने से रूसी बैंक को आंशिक रूप से क्या किया है, प्रतिबंध लगाया। क्यों? जो अब अगर बात करें यूक्रेन और रसिया का जो वार है, ठीक है, उसी के लिए ये भी न्यूज़ में है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया है और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, अभी हमने बात किया कि जो क्या है, स्विफ्ट बैंक है, ठीक है, इसके अंतर्गत प्रयोग जो भी करने से क्या किया है, रूसी बैंकों को रोका है, आंशिक रूप से इन पे क्या किया है, प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, ठीक है। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने। इसलिए ये क्या है, न्यूज़ में, और इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, रूस को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से विलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। और बताइए, इसके पहले अगर हम बात करें, ठीक है, जो ईरान है, ठीक है, उसको स्विफ्ट प्रणाली से बाहर किया गया था, और आपको ये भी पता है वो ईरान और नॉर्थ कोरिया किस लिस्ट में आते हैं, अगर हम FATF की ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ये दोनों उसमें आते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछे तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम इससे मतलब इससे जुड़ी एक बात आपको बताना चाहेंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर इससे हम प्रभाव की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, 1/3 जो विदेशी व्यापार है, जो कोई भी मतलब देश अगर इसमें स्विफ्ट बैंक का वो मंजूरी नहीं ले पाता है, ठीक है, उसको इससे सेपरेट रखा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब उससे प्रभावित होता है। ये विशेषकर मैं ईरान के विषय में बात कर रहा हूँ, क्योंकि रसिया एक बड़ी कंट्री है, तो उसका 1/3 तो नहीं प्रभावित होगा। लेकिन अगर ईरान के विषय में बात करें तो उसका 1/3 जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है, ठीक है, इससे क्या होगा, प्रभावित होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड जो इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसे क्या है, वैधानिक रूप से स्विफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और बेल्जियम की एक सहकारी समिति है ये, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कहाँ की सहकारी समिति है, बताइए। ये बेल्जियम की एक कोऑपरेटिव कमेटी है, जो पूरे विश्व में बैंकों के मध्य वित्तीय लेन देन और भुगतान को क्या करती है, उसका निष्पादन करने से संबंधित जो सेवाएं हैं उसको प्रदान करती हैं, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, अभी हमने देखा था, क्या है, संदेश नेटवर्कों के रूप में कार्य करना, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आरंभ किए जाते हैं, ठीक है। और स्विफ्ट वास्तव में धन का क्या करती है, हस्तांतरण नहीं करती है, ठीक है। ये एक्चुअल में मनी का ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैटर नहीं देखती है, बल्कि ये 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करने, ठीक है, और लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने वाले एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कितने देशों में, 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को, ठीक है, वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करने के लिए जो भी लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने वाले एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और यह 11 औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंकों की देख रेख भी करता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है, इसके बारे में हमने बहुत जान लिया। और देखिए, स्विफ्ट बैंक के बारे में शायद हमारी गलत अवधारणा थी, ठीक है, ये स्विफ्ट बैंक है या फिर कोई और बैंक है, अब तो मैं संशय में हूँ, है ना। तो आप क्लियर कीजिएगा कि क्या ही उद्देश्य है स्विफ्ट बैंक का, कहाँ पे लोग ब्लैक मनी अपना आरक्षित करते हैं, रिजर्व करते हैं, ठीक है, वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो जाहिर सी बात है, इसके विषय में तो आपको पता ही होगा, है ना, ये तो बिल्कुल मतलब जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। भारत में जो निर्वाचन के लिए फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली सिस्टम यूज़ की जाती है, उसमें आपको विचार करना है। देखिए, अपने वहाँ एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम भी यूज़ किया जाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर, और प्लस कुछ विशेष जब कमेटीज या परिषद गठन होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। वो जो प्रावधान कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस पर विचार करना है, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम ईच कंस्टिट्यूंसी क्या करता है, एलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या है, इस सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक, अगर कंस्टिट्यूंसी की बात करें, विधानसभा बोल लें या फिर संसदीय क्षेत्र बोल लें, ठीक है, उसमें क्या होता है बताइए, एक निर्वाचन में एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। सेकेंड है
इस प्रणाली के अंतर्गत अगर बात करें, द विनिंग कैंडिडेट इन दिस सिस्टम मस्ट सिक्योर मोर देन 50% वोट। मतलब इस प्रणाली के अंतर्गत जो विजेता प्रत्याशी होता है वो 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य है उसके लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्टेटमेंट की, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 50% से +1 मत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो सही है। ठीक है, लेकिन ये हर एक कंडीशन में नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद ये चीज़ क्लियर होगा। तो इसमें स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या है, इट इन दिस सिस्टम ईच कंस्टिट्यूंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, मतलब प्रत्येक जो क्या होते हैं संसदीय क्षेत्र बोल लें, ठीक है, वो केवल एक ही प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट केवल 1 करेक्ट है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इस प्रणाली के अंतर्गत बात करें तो देश की जो छोटी भौगोलिक इकाइयाँ होती हैं ना, जैसे अभी हमने बात किया डिवीजन ऑफ कंस्टिट्यूंसी, उसमें क्या होता है निर्वाचन, जिनको हम क्या बोलते हैं कंस्टिट्यूंसी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, अगर निर्वाचन की प्रणाली वहाँ पे चल रही है या फिर निर्वाचन प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक ही प्रतिनिधि एक निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आता है। ठीक है, और इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को बहुमत अर्थात 50% +1 मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत जो विजेता प्रत्याशी होते हैं उनको बहुमत अर्थात 50% +1 मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। अब इसमें देखिए चुनावी प्रतिस्पर्धा में बात करें, जो प्रत्याशी अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करता है, अर्थात जो सबसे पहले विजयी पोस्ट यानी कि विनिंग पोस्ट को पार करता है, वही विजेता होता है। ठीक है, तो इसमें विजेता की बात स्पेशली किया गया है, विनिंग कैंडिडेट के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें उसी को विनिंग कैंडिडेट के रूप में हम देखते हैं जो क्या होता है सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है, न कि 50+1। ठीक है, 50+1 तो तब आता है सामने जब क्या होता है, जब सरकार का गठन होता है। ठीक है, तो सरकार के गठन के समय में देखते हैं आप कि कोएलेंस की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, उसमें लोग 1-2 पार्टियां सपोर्ट करती हैं, 1-2 मेंबर सपोर्ट करते हैं, तब उस समय 50+1 का कॉन्सेप्ट सामने आता है। यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने जैसी थी, और इतने से मिस्टेक से हमारा ये क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रहे एग्ज़ाम में ऐसी चूक नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें चुनावी प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रत्याशी अन्य सभी प्रत्याशियों से क्या होते हैं अधिक मत प्राप्त करते हैं, और उन्हें क्या किया जाता है विनिंग पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, और इस विधि को अगर बात करें तो ये सबसे क्या है प्लurality सिस्टम है, यानी कि मतलब बहुमत प्रणाली सिस्टम है। ठीक है, और सरल है इसमें देखें तो। ठीक है, और भारत और यूनाइटेड किंगडम में बात करें तो यही जो मतलब इलेक्शन सिस्टम है तो यही यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो सीरीज़ है, आज का जो सेशन है उसका उद्देश्य कंप्लीट हुआ, और 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब आपका 10 क्वेश्चन आपने देख लिया डिटेल में, अब आपका क्या है जिम्मेदारी, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना, फीडबैक ज़रूर दें, और आपने कितना अच्छे से अटेंड किया है वो भी जानकारी आप हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और ऐसे ही जुड़े रहें हमसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए। आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उस पर ज़रूर कार्य करूँगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ये PDF विजन IAS टेस्ट सीरीज से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसका अगर एक्सेस चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा। उसके लिए आप कमेंट में एक बारी जिनको आवश्यक है वो एक बारी बताएंगे कि हाँ किनको आवश्यकता है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।